गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज से मैं अगेन आपको वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ओके, पिछले कुछ दिनों से मैं आपको कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम थी। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट न करते हुए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टॉपिक जो है ओम्स लॉ। ओके, तो अब आइए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं, व्हाट इज ओम्स लॉ। तो देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर मीन्स बच्चों अब यहाँ पे ध्यान देना। ओके, द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब कहने की मीनिंग ये है कि आप चाहे टेम्परेचर हो चाहे प्रेशर, इन दोनों को आप क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। जब इसे आप कांस्टेंट कर दोगे तो जो फ्लो ऑफ करेंट है, मीन्स जो फ्लोइंग करेंट है, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही बात बोली जा रही है। ओके, तो जैसा कि मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों आप ये समझ लिए होंगे। ओके, तो दस इफ़ आई इज़ द करेंट, आई क्या है, करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अक्रॉस द कंडक्टर, तो देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी व्हेन टी इज कांस्टेंट। व्हेन टी इज कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि जब आपका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। ये भी बात बोल सकते हो, प्रेशर आल्सो बी कांस्टेंट। ओके, तो आइए देखते हैं। तो अब देखिए बच्चों, अब क्या हुआ कि जब ये आपकी फ्लो ऑफ करंट जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मीनिंग आप क्या समझते हो कि जैसे ही आप करंट की अमाउंट में चेंजेस करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो जैसे सपोज मान लो कि अगर आप आई की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आई की वैल्यू को, करंट को डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की मीनिंग यही होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात को आप समझ चुके हो। ओके, अब देखो यहाँ पे बच्चों, ये जो कांस्टेंट साइन है, इसको जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब आप रिमूव करोगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ओके, तो यहाँ पे जो आर है ये एक कांस्टेंट है। ओके, और इस कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये तो आपके ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फार्मूला जनरेट हो गया, वेयर आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर यहाँ से आप आर की वैल्यू फाइंड करते हो तो आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। इस चीज़ को आप ध्यान देना। ओके, अब देखो यहाँ से आपने ये देखा कि आर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। अभी मैं आपको आगे ये बात बताने वाला हूँ व्हाट इज रेजिस्टेंस, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ओके, तो इसी इक्वेशन को हम फिर से अगर मान लो कि v के फॉर्म में लिखना चाहें तो v इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो देख रहे हो कि v इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आपने ये देखा कि वहाँ से ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने फार्मूला जनरेट किया, आर इज इक्वल टू वी अपान आई। उसमें आपने आर को क्या बोला कि आर इज अ कांस्टेंट विच इज़ नोन एज रेजिस्टेंस। ओके, तो बच्चों यहाँ पे अब आपको ये समझना व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो आइए देखते हैं। तो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इस चीज़ को बच्चों आप ये समझना, और इसका जो सिंबल होता है आपका ईयरफोन मीन्स, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा। ओके, ये आपका ओम का क्या है, सिंबल है। ओके, तो ओम इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर ओमेगा। ओके, तो बच्चों आप इस चीज़ को समझे रहना। ओके, आप जैसा जानते हो कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इज इक्वल टू वी अपन आई, अभी मैंने ये फार्मूला आपको दिखाया। तो अब इसमें बच्चों आप बहुत केयरफुली इस चीज़ को ध्यान से देना, देखना। अगर मैं ऐसा सपोज करूँ नाउ वी इज इक्वल टू 1 वोल्ट, वी की वैल्यू क्या हो 1 वोल्ट एंड आई की वैल्यू 1 एम्पियर, देन आर इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। तो अब इस चीज़ को भी आप समझना होगा कि जो आपका 1 ओम होगा, ये 1 ओम किसके इक्वल होगा, तो बोलोगे सर 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ डिफाइन 1 ओम, ओके, यहाँ से अगर क्वेश्चन किया जाए डिफाइन ओम 1 ओम, तो इसको आप कैसे राइट करोगे, इसको अब देखो ध्यान से। ओके, तो देखिए जब भी आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन डिफाइन 1 ओम, तो देखो ध्यान से 1 ओम इज डिफाइंड, ओके ध्यान से,
1 ohm is defined as the resistance of a conductor which allow a 1 ampere current, okay, 1 ampere current to flow through it when a potential difference of 1 volt maintained across it। मतलब आपने ये देखा कि 1 ohm इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, इस वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलें, और ये ओम के जगह आप ये सिंबल यूज कर सकते हो। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ओके, आइए देखते हैं इसी ओम्स लॉ से रिलेटेड अभी और सारी पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। अब आइए इस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग और भी पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी पॉइंट्स भी हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो अब देखिए कुछ मैं रिजल्ट्स आपको बता रहा हूँ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो देखिए पहला जो रिजल्ट इसमें ये आता है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, मीन्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसका मीनिंग क्या होता है ग्राफ के अकॉर्डिंग, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आप ध्यान से समझोगे कि जो फ्लो ऑफ करंट आई और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों के बीच यदि हम ग्राफ प्लाट करें तो जो ग्राफ की नेचर होगी वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट होने का मतलब ये हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का जो रिलेशन है वो कैसा है, डायरेक्टली है, वो डायरेक्टली दोनों इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, जिस वजह से इनकी जो ग्राफ प्लाट होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। ओके, तो आइए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं बच्चों ध्यान से। तो जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों कि ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बीच, तो आप देख रहे हो कि इनका जो ग्राफ है वो बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट लाइन में। ये आपका करंट है, ओके, और ये जो एक है ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इनके बीच का जो ये ग्राफ ड्रा हो रहा है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मीन्स जो इसका स्लोप है, और ये स्लोप ही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो ये आपकी आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपको वी को, तो ये जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर, और ये आर की जो वैल्यू है वी अपान आई। वी अपान आई का मतलब ये हुआ बच्चों कि इस पॉइंट पे चाहे जिस भी पॉइंट पे हम ये रिजल्ट निकालेंगे, तो ये जो आर की वैल्यू है, या ये बात बोल सकते हो द रेशियो ऑफ वी एंड आई, द रेशियो ऑफ वी एंड आई, ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ये कभी वेरी नहीं करेंगे। और जब ये वेरी नहीं करेंगे तो यही बात कौन प्रूफ करता है, ओम्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग ये भी बात एक समझ में आती है कि ये जो आपका ओम्स लॉ होता है ये केवल मेटेलिक कंडक्टर के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ओके, ये नॉन मेटेलिक के लिए नहीं होता है। तो ओम्स लॉ फॉलो ओनली मेटेलिक कंडक्टर। ओके, तो अब आइए इसके हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं बच्चों। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि आपको समझ में आया होगा, अब देखो यहाँ पे ये बातें दी गई है कि व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब आप पोटेंशियल डिफरेंस वी को क्या रख रहे हो, कांस्टेंट रख रहे हो। ओके, तो द करेंट इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो जो फ्लो ऑफ करेंट होगा वो आर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि मान लो सपोज कि यदि आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो फिर आई की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इनवर्सली का रिलेशन यही होता है। ओके, यदि आर की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो तो आपकी फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, उल्टा इसका जस्ट अपोजिट होगा। लास्ट देखो, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करेंट इज कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, तो जो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, जो मैंने अभी आपको ये चीज़ें बताया है। ओके, तो अब आइए इसको मैं एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसा कि बच्चों आप ये चीज़ देख लिए हो कि जो ये आर की वैल्यू है, आर इज इक्वल टू क्या है, वी अपान आई। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखो, आर इज इक्वल टू वी अपन आई। तो मैं अब आपसे ये पूछूं कि चलो आई इज इक्वल टू क्या होगा, तो आर को यहाँ पे ला दो और आई को यहाँ पे ला दो, फिर हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, आई इज इक्वल टू वी अपान आर। अब यहाँ पे बच्चों आप ध्यान से देखना, अब देखो मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर मान लो कि आर की वैल्यू को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, आर की वैल्यू डिक्रीज हो, रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा, तो करेंट क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। जैसे ही आपने रेजिस्टेंस को क्या किया, डिक्रीज किया, तो आपका करंट क्या हो गया,
इंक्रीज हो गया। और करंट के इंक्रीज होने पे पोटेंशियल आपका क्या हो गया, पोटेंशियल भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप समझ चुके हो। ओके, आपने रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ किया, करंट इंक्रीज हो गया, तो पोटेंशियल क्या हो गया, इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन आई एंड आर, तो अब ये बात समझना बच्चों कि जो फ्लो ऑफ करंट होता है रेजिस्टेंस के साथ इसका जो रिलेशन होगा, आई का जो रिलेशन होता है ये क्या होता है, 1/r होता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, और आई और वी का जो रिलेशन अभी आपने देखा कि आई और वी का जो रिलेशन है ये कैसा है, डायरेक्टली है। आई में जैसा चेंजेज हम करेंगे वही चेंजेज किस में होगा, वी की वैल्यू में होगा। अब एक चीज़ ये समझ लेना है कि फिर वी एंड आई में कैसा रिलेशन है, तो वी एंड आई में भी अपोजिट ही रिलेशन होता है, क्योंकि ओके, वी एंड आई में कैसा रिलेशन होता है, अपोजिट। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों की ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ओके, देखिए, अब देखिए कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग को लिख लेना है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ओमिक मटेरियल और दूसरा क्या है, नॉन ओमिक। ओके, ये दो तरह के कंडक्टर भी होते हैं, एक होता है ओमिक कंडक्टर और एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। मीन्स ओमिक मटेरियल वो है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, मीन्स वही आपका ओमिक कंडक्टर होगा। और नॉन ओमिक कंडक्टर का मतलब ये है कि जो ओम्स लॉ को फॉलो मीन्स ना करें। ओके, तो इस चीज़ को आइए हम लोग समझ लेते हैं, ओमिक मटेरियल। ओके, मीन्स इसी को समझना, ओमिक कंडक्टर। तो अ मटेरियल विच ओबे ओम्स लॉ इज नोन एज ओमिक मटेरियल। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ओमिक मटेरियल के, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, ETC, ये सारे आपके क्या हैं, मेटल्स हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये ओम्स लॉ है ये ओनली एप्लीकेबल फॉर मेटेलिक कंडक्टर, ये केवल मेटेलिक कंडक्टर के लिए ही एप्लीकेबल है, तो इसलिए मेटल्स पे ही अप्लाई होगा। ओके, तो कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर आप जानते हो कि ये सारे ही हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं। ओके, वी आई ग्राफ फॉर ओमिक मटेरियल इज स्ट्रेट लाइन, अभी मैंने बताया कि इनका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा थ्रू द ओरिजिन एज सोन इन फिगर। ओके, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो। ओके, नॉन ओमिक मटेरियल को आप देखो, नॉन ओमिक मटेरियल, अ मटेरियल विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ इज नोन एज नॉन ओमिक मटेरियल, जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे। ओके, फॉर एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक मटेरियल, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने बहुत पहले आपको डिफाइन किया हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ये नॉन ओमिक होते हैं क्योंकि नॉन मेटेलिक की तरह बिहेव करते हैं, और इनका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, जस्ट लाइक ऐसा होगा। और ओमिक कंडक्टर का ग्राफ आपने इससे पहले देखा। ओके, उनका जो ग्राफ था वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट मूव कर रहा था, और नॉन ओमिक का क्या है, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारा है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ओके, तो आइए बच्चों इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये होता क्या है, रेजिस्टेंस का रोल क्या होता है। ओके, तो जो ये रेजिस्टेंस होता है ये करंट की जो वे होती है, वे ऑफ फ्लोइंग, मीन्स उसके फ्लो होने के जो मार्ग होता है, पाथ होता है, उसको ये क्या करता है, अपोज करता है। ओके, ये डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, करंट की फ़्लो होने में ये क्या करता है, डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, अपोज करता है। ओके, तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू द फ्लो ऑफ करंट, जो मूवमेंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को राइज करता है थ्रू मेटल्स, मेटल्स में द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ ईच अदर, और वापस में आप क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, आपस में लड़ते हैं, विच ईच अदर एज वेल एज द पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन द मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर ये फ्लो करता है। दिस कोलिजन टेंस टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, लो हो जाती है, एंड हेंस अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस प्रकार से जो वो रेजिस्टेंस होता है वो करंट की अमाउंट को, करंट की वे को क्या करता है, स्टॉप करता है, मतलब अपोज करने लगता है। तो अब यहीं से अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेजिस्टेंस, आपका आंसर क्या होगा, यहाँ से देखो। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाई वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब आपसे बोला जाए कि रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होगा, तो बोलोगे सर आर होगा, कैपिटल आर। ओके,
इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो एसआई यूनिट ईयरफोन ये इसका सिंबल है, और लिखना चाहोगे तो ये ओम होगा, और ये एक तरह का क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सारे पॉइंट्स को देखने के लिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाई लेटर आर। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओके, अगर ओके, द ओम इज डिनोटेड बाई ग्रीक लेटर ओम। ये ईयरफोन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा के नाम से जानते हैं। रेजिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी बातें आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की मूव करते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा पॉइंट अब इस टॉपिक आया, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और ये पिछली बार इससे भी क्वेश्चंस आए हुए थे, और हमेशा ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, तो इसको बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझना है। ओके, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि ये सारी प्रॉब्लम है। ओके, तो अब आइए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, तो पहला जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मीन्स जो ये लेंथ है, वायर की जो लेंथ होती है, वायर की जो लेंथ होती है वो रेजिस्टेंस को कैसे इफेक्टिव बनाती है। ओके, इनके बीच क्या रिलेशन क्या है, तो इन सारी बातों को हम लोग समझते हैं। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ओके, मीन्स जो रेजिस्टेंस होता है वो आपकी वायर की लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज ऐसा मान लो कि वायर की लेंथ क्या है, एल है। ओके, वायर की लेंथ एल, और ये रेजिस्टेंस के साथ इसका जो रिलेशन है वो कैसा है, डायरेक्टली है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने वायर की लेंथ को क्या किया, इंक्रीज किया, जैसे ही आप वायर की लेंथ को इंक्रीज करोगे तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो कैसा है, डायरेक्टली है। ओके, दूसरी सिचुएशन हम देखते हैं कि इफ़ द लेंथ ऑफ वायर इज डिक्रीज देन रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड। ओके, तो अब जैसा आपने ये देखा, अब ये बात समझना बच्चों, आपने लेंथ को इंक्रीज किया तो आपकी रेजिस्टेंस क्या हो गई, इंक्रीज। अभी आपने ओम्स लॉ में क्या देखा था कि आर इज इक्वल टू, सॉरी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आपने ओम्स लॉ में ये पढ़ा, ये फार्मूला ना, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया, मीन्स लेंथ, वायर की लेंथ को इंक्रीज करोगे, रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज। इफ़ द रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड देन करेंट विल बी डिक्रीज। इस सिचुएशन में करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और करंट जब डिक्रीज होगा तो आपकी पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इसके जस्ट अपोजिट सोचो, इफ़ द वायर की लेंथ को क्या किया आपने, डिक्रीज़ किया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया है। ओके, और जब आपकी ये रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, आपका जब ये रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो आपकी करंट क्या होगी, इसके अपोजिट इसका रिलेशन होता है ना, तो आपका करंट इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आओ इस चीज़ को हम लोग समझा देते हैं। मैंने ये बताया एल इज इक्वल टू आर, देखो ध्यान से, हमने लेंथ को क्या किया था, डिक्रीज किया, तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आई इज इक्वल टू मैंने बताया वी अपॉन आर। ओके, अब देखो ध्यान से समझना, ये है आई। ओके, लेंथ को आपने डिक्रीज किया है तो रेजिस्टेंस भी आपका डिक्रीज हुआ। तो जब आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो आई और रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली। तो जब ये डिक्रीज हुआ तो आपका करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और करंट के इंक्रीज होने पे, करंट के इंक्रीज होने पे आपकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारी वायर की लेंथ होनी चाहिए, जहाँ से मान लो कि हम लोग कनेक्शन लेते हैं, वो उस वायर की जो लेंथ हो वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जिससे हमारा रेजिस्टेंस क्या हो, लो हो। और जब आपका रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और करंट की वैल्यू हाई होगी तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो को रिलेट करके मैं आपको बताया, ये सारी बातें आपने समझ लिया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो इस तरह से आपने देखा कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, इस बात के नीचे बच्चों आप ऐसा इक्वेशन बना लेना, एल डायरेक्टली
सॉरी ऐसा बना लेना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। ओके, अब आइए इसके आगे हम मूव कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं, क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अब देखो क्या होगा कि यदि मान लीजिए कि मैं लेंथ को क्या कर दूं, डबल कर दूं। अगर वायर की लेंथ इनिशियल स्टेज से मैं डबल कर दूं तो आपके रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो जब आप लेंथ को डबल करोगे तो आपका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। यदि सपोज मान लीजिए कि रिलेशन तो यही है ना, आपने लेंथ को क्या किया, हाफ किया, तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसा चेंजेज आप वायर की लेंथ में करोगे वही चेंजेस किस में होगा, आपके रेजिस्टेंस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली है। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आप समझ गए हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा है इफ़ेक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये अब देखिए रेजिस्टेंस को जो दूसरी चीज़ जो है वो इफ़ेक्टिव बना सकती है वो कौन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, तो देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये हुआ कि यदि आपकी रेजिस्टेंस आर है तो इसका जो रिलेशन है एरिया के साथ वो कैसा है, 1/a होगा। इसको आप लोग इक्वेशन सेकंड मान लेना, ठीक है। इसके बाद आप लिख लेना, ओके, और ये आपका इक्वेशन सेकंड होगा। अब यहाँ पे देखो लॉजिकली चीज़ों को समझो। यहाँ पे ये बोला है कि आपने रेजिस्टेंस की एरिया का जो रिलेशन है, रेजिस्टेंस और एरिया का जो रिलेशन ये कैसा है, इन्वर्सली है। ओके, तो अब देखो अगर आपने एरिया को क्या किया, एरिया को अगर इंक्रीज करोगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनका रिलेशन कैसा है, अपोजिट। ओके, इन्वर्सली है। तो जब आपने एरिया को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे एक चीज़ मैं और समझा देना चाहता हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। अब देखो ये जो वायर होता है, वायर कैसा होता है, वायर सपोज मान लो कि ये एक वायर है। ओके, ये वायर है, तो ये जो शेप आप देख रहे हो वो कैसा है, तो ये शेप कैसा है, सर्कल की जैसी है। बीच में आप देखोगे वायर के तो शेप कैसा होगा, सर्कल। और सर्कल की एरिया होती क्या है बच्चों, एक मिनट देखो ध्यान से, इनका जो रिलेशन है 1/a है। ओके, और मैंने ये बताया कि जो वायर की शेप आएगी बीच में वो कैसा होगा, सर्कल होगा। तो सर्कल की एरिया होती कि आप मैथ्स में पढ़ चुके होगे, πr²। ओके, आप इस चीज़ को आप समझ रहे हो। ओके, πr²। और ये भी बात समझते हो कि डायमीटर और रेडियस में क्या होता है रिलेशन, तो ये भी बात समझते हो कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, डायमीटर जो होता है रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, और रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग समझ रहे हैं, तो ये भी लोग इफ़ेक्टिव बनाएंगे। चाहे मान लो कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेडियस से जोड़ो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी 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 बच्चों, आर 1/a। तो अब इस चीज़ को समझ लो, 1/, ये आर आपका रेडियस है, चाहे ये भी बात बोल सकते हो 1/डायमीटर, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन में करता है। तो अब मान लो कि रेडियस को इंक्रीज करोगे, वायर की रेडियस को इंक्रीज करोगे सर, ओके, तो उस सिचुएशन में भी आपका ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। डायमीटर को इंक्रीज कर रहे हो तो डायमीटर को इंक्रीज करने पे भी आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। एरिया को आप इंक्रीज कर रहे हो तो इस सिचुएशन में भी आपका क्या होगा, सॉरी, इस सिचुएशन में भी आपका ये रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि जो ये एरिया है, एरिया ही किससे बनी हुई है, πr², ये फार्मूला होता है। और इसमें भी आप समझ रहे हो कि जो रेडियस होता है, रेडियस का रिलेशन किसके साथ होता है, डायमीटर का होता है। तो यहाँ पे मैं सीधी बात ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इन्वर्सली होता है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एरिया डिपेंडेंट होती है किसकी, किस पे, रेजिस्टेंस और डायमीटर पे। ओके, तो इनके साथ भी इसका जो रिलेशन है वो कैसा है, इन्वर्सली है। तो इनके इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट पे भी इफ़ेक्टिव होगा कौन, रेजिस्टेंस। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आप समझ चुके हैं। ओके, तो यहाँ तक आप नोट करने के बाद इसके बाद आप
इक्वेशन बना लेना, आर डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, और इसको इक्वेशन नंबर आप सेकेंड बोल देना। ओके, अब आइए इसके कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो रिलेशन था वो क्या था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ओके, ये रिलेशन है। अब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इफ़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज डबल, अगर मान लीजिए कि आप एरिया को डबल कर दो, जब आप एरिया को डबल करोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ओके, एरिया को डबल करने पे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अभी बात आपने ये समझा कि मैं एरिया को इंक्रीज कर रहा हूँ तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, हम एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस तो अब यहाँ पे मैं एरिया को क्या कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ। ओके, एरिया को मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ। तो अब हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, मैंने क्या किया, इसमें 2 से इंटू किया, तो अब आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट क्या कर दो, R/2। इसका मतलब ये हुआ कि आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये बातें समझ चुके होंगे। इसी का अपोजिट अगर मैं ये बात यहीं पे रख लूँ कि ऐसा जो रिलेशन होता है 1/a, अब मैं ये बात करूँ कि आप यदि एरिया को क्या कर दो, हाफ कर दो, एरिया को क्या कर दो, हाफ कर दो, तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो अब आपने देखा कि एरिया को मैं हाफ करूँगा तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, रेजिस्टेंस में होगा। तो आपने एरिया में 2 से क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ, तो डिवाइड का अपोजिट क्या है, इनटू। तो आप 2 से इनटू कर दो, इसका मतलब कि आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। अब देखिए, थर्ड जो हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस आपके टेम्परेचर पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, तो अब आइए इन बातों को भी हम लोग समझते हैं। तो द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस का रिलेशन जो होता है टेम्परेचर के साथ भी कैसा होगा, ये डायरेक्टली ही होता है। मतलब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसे नहीं समझ रहे हो, ऐसे देख लो, आर, तो आर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपने रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ किया, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करोगे तो आपका टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो कैसा है, डायरेक्टली है। तो यहाँ पे ये बात आप याद रखोगे। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय इंक्रीजेज वेरी स्लाइटली विथ अ राइज इन टेम्परेचर। अब मेटल की जो टेम्परेचर होती है बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज होता है, जो एलॉय होते हैं उसकी टेम्परेचर थोड़ी सी लो होती है। फॉर मेटल व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, एंड फॉर सेमी कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस। ये बातें मैं अपने पहले लेक्चर में आपको समझा रखा है। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बस यहाँ पे ये याद रखना था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस के डिक्रीज होने पे आपका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ पे इसको भी अच्छे से समझ लो बच्चों। सम मटेरियल्स हैव लो रेजिस्टेंस, कुछ की रेजिस्टेंस जो होती है लो होती है, वेर एज सम अदर हैज हायर रेजिस्टेंस। ओके, तो इन जनरल एन एलॉय हैज हायर रेजिस्टेंस। जो एलॉय होते हैं वो क्या होती है, उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई होती है। हाई होने का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसमें जो करंट की अमाउंट होती है, आपने क्या देखा कि रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करोगे तो आपका करंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही कम करंट क्या करती है, फॉलो करती है, अप्लाई करती है। ओके, देन प्योर मेटल के कंपैरिजन में विच फ्रॉम द एलॉय। ओके, तो अब देखो एग्जांपल के थ्रू, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सारे आपके क्या हैं, मेटल्स हैं, हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। इनकी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, लो होती है। इसी वजह से इनमें क्या होता है, मैक्सिमम करंट क्या होता है, सप्लाई होता है। ओके, अब इस चीज़ को देखो ध्यान से। अभी ये बोल रहा है कि लो रेजिस्टेंस, इन सब की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, लो। तो अभी आपने ये देखा था आई इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो आपने ये देखा कि रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, लो है।
तो रेजिस्टेंस के लो होने पे आपकी करंट की अमाउंट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो इसमें से क्या होगा, बहुत तेज़ी के साथ क्या होते हैं, करंट सप्लाई होते हैं। ओके, तो इसीलिए आप देखते हो कि सारे मेटल्स हैं, मेटल्स इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें से जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, फ्लो ईजिली कर पाते हैं। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात समझ गए। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट आप एग्जांपल देख रहे हो कि नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है नाइक्रोम कॉन्स्टेंटन इटीसी हैव हायर रेजिस्टेंस। इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हाई होती है। ओके, नाइक्रोम इज यूज फॉर मेकिंग टोस्टर, ये सारी चीज़ों बनाने में आप यूज करते हो। ओके, तो जब इनकी रेजिस्टेंस हाई होगी, ओके, तो अब देखो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब आपने रेजिस्टेंस को हाई कर दिया, तो जैसे ही रेजिस्टेंस को हाई किया तो करंट की अमाउंट क्या हो जाती है, लो। तो इनके थ्रू जो करंट सप्लाई होता है वो क्या होता है, लो होता है। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप समझ गए होंगे। ओके, अब आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, रेजिस्टिविटी है। ओके, तो अब देखो आपको मैंने अब पिछले अभी टॉपिक में मैंने बताया हुआ था, तो वहाँ पे देखो मैंने ये जो मैं लिख रहा हूँ यही आपको लिखना है। आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताया था, एल बताया था। ओके, और इसको मैंने आपको बोला था इक्वेशन नंबर 1, तो ऐसे आप लिख लो। और सेकंड मैंने बोला था आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, इसको मैंने बोला था कि आप इक्वेशन नंबर क्या कर लोगे, सेकेंड लिख लोगे। ओके, इसके नीचे आप लिख लो कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड 2 को जब आप कंबाइन करोगे तो इसके बाद आपको लिखना है आर सिल प्रोपोर्शनल टू, ओके सॉरी, ये बात आप लिख लो एल अपॉन ए। ये जैसे ही हो गया तो अब ये साइन जैसे ही रिमूव करोगे तो इस साइन के जगह एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट होगा आपका रो, और वो पी का थोड़ा सा जैसा उल्टा बनेगा, रो अपॉन एल। ओके, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, तो वो अब ये वैल्यू क्या हो गई, रो अपॉन एल। ओके, ये आपका फार्मूला आ गया। और यहाँ पे आप लिखोगे वेयर रो इज कांस्टेंट, ये रो क्या है, कांस्टेंट, ये इसको हम लोग बोलते हैं रो, आर एच। ओके, ये रो है और ये कांस्टेंट है, जिसको ही क्या हम लोग बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप नोट कर चुके होंगे और समझ चुके होंगे। ओके, अब आइए हम लोग इसके आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी मैंने बताया कि वेयर सॉरी, अभी भी तबीयत बहुत अच्छे से सही नहीं है बच्चों, फिर भी मैं आपके लिए क्लास मैनेज कर रहा हूँ। वेयर रो इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ओके, तो अब यहाँ पे एक बातें आपको समझना है कि सपोज कर लो वेयर वायर की जो लेंथ हो 1 मीटर और 1 मीटर उसकी लेंथ, तो एरिया फिर क्या हो जाएगी 1 मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर किसके इक्वल हो जाएगी, रो के इक्वल हो जाएगी। ओके, रो क्या है, रेजिस्टिविटी हो गया। तो अब यहाँ से अगर पूछा जाएगा कि रो को डिफाइन कीजिए, ओके, रेजिस्टिविटी को डिफाइन कीजिए, तो इफ़ वी टेक 1 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पीस ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी। ओके, तो बच्चों यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट आपको समझाने वाले हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, तो अभी आपने देखा बच्चों फार्मूला, ओके, मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था आर इज इक्वल टू रो अपॉन एल अपॉन ए। तो यहाँ से यदि आप रो की वैल्यू निकालना चाहोगे, ओके, यदि आप यहाँ से इसकी वैल्यू जब निकालना चाहोगे तो ए की वैल्यू आर के साथ इंटू कर दो और डिवाइड कर दो एल से, तो आपका फार्मूला क्या हो गया, इसके जगह पे लिख लो रो इंटू आर इंटू ए अपॉन एल, ये आपका फार्मूला हो गया। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट ये। ओके, तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि एसआई यूनिट अगर निकालना चाहते हो रो की, कि रो इक्वल क्या होगा, तो अब आप देखिए ध्यान से, फिर से मैं लिख रहा हूँ रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। ध्यान से देखना, आर क्या है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम। ओके, ये है एरिया, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। ओके, और लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो यहाँ से देख लो कि मीटर से मीटर एक कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ओम मीटर।
तो अब आपसे बच्चों यही पूछा जाए व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ओम मीटर, और इसका सिंबल इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ओके, कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा? ओम मीटर। अगर मान लो कि रेजिस्टिविटी की सीजीएस यूनिट पूछ दिया तो आपका आंसर क्या होगा? ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर जो है ये सीजीएस यूनिट है, और ओम मीटर आपका क्या है? एसआई यूनिट है। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, एंड सीजीएस यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम सेंटीमीटर। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब देखिए, हम लोग रेजिस्टिविटी के बेस पे मटेरियल को क्लासिफाइड करते हैं। हम लोग फ्लो ऑफ करेंट या कंडक्टिविटी के बेस पे हम लोगों ने मटेरियल को क्लासिफाइड किया हुआ है, कंडक्टर, इंसुलेटर, ओके, सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे हम लोग रेजिस्टिविटी के बेस पे देखते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ओके, सॉरी, classification of material on the basis of resistivity। ओके, तो सब्सटेंस शोइंग वेरी लो रेजिस्टिविटी, जिसकी क्या हो? बहुत ही ज़्यादा लो रेजिस्टिविटी हो। ओके, तो देखिए द सब्सटेंस विच शो वेरी लो रेजिस्टिविटीज अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, दिस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड कंडक्ट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। किसको कंडक्टर बोलोगे? जिसकी क्या हो? बहुत ही ज़्यादा लो रेजिस्टिविटी हो, जिसकी बहुत ही ज़्यादा लो क्या हो? रेजिस्टिविटी हो, उसको आप क्या बोल रहे हो? कंडक्टर बोल रहे हो। और ये लो रेजिस्टिविटी होने का मतलब क्या है? क्योंकि उसमें से जो करंट फ्लो हो उसकी भी अमाउंट क्या हो जाएगी? बहुत हाई होगी। ओके, दिस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड कंडक्टर। जब उसकी रेजिस्टिविटी लो होगा तो इसका मतलब कि उसमें से जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? हाई होगा। फॉर एग्जांपल कापर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आर कंडक्टर। यहाँ पे एक चीज़ देखो बच्चों, आप कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिखा गया है, केवल इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो आपका इंसुलेटर में जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है? आपका कंडक्टर में होता है, क्योंकि ये अपने आयंस में क्या होता है? ब्रेक डाउन हो सकता है। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप ये बातें समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सब्सटेंस हैविंग मॉडरेट रेजिस्टिविटी। मॉडरेट रेजिस्टिविटी मीन्स थोड़ा सा लो से क्या हो? हाई हो। ओके, तो द सब्सटेंस विच है मॉडरेट, ओके, वेट करिए बच्चों, मॉडरेट रेजिस्टिविटी आफ्टर appreciable resistance to the flow of electric current through them। ओके, तो देयर फॉर सच सब्सटेंस आर कॉल्ड रेजिस्टर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टर्स बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एलॉय सच एज नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन एंड कार्बन आर टिपिकल रेजिस्टर। ये सारे ही हमारे क्या हैं? रेजिस्टर्स होंगे। ओके, क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? करंट बहुत कम अप्लाई करते हैं। ओके, अब आइए अब हमारा बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है सब्सटेंसेज हैविंग वेरी हाई रेजिस्टिविटी। अब जिसकी बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी हो फिर उसमें क्या होगा? तो द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। ओके, तो द सब्सटेंसेज विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, ड्राई वुड, इंसुलेटर। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। ओके, आइए मैं अगेन ये पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओके, क्योंकि आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है। तो देखो, पहले वाले में ये बताया गया था कि यदि रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो? कम हो। तो जब ये बहुत ही ज़्यादा कम होगा तो इसको हम लोग क्या बोला गया? कंडक्टर बोला गया। और ये बात आप समझते हो कि कंडक्टर किसको बोला जाएगा? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, तो उसमें ईजिली ये करंट फ्लो हो जाए तो उसको बोला गया कंडक्टर, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा कम होती है। दूसरी केस देखो, दूसरे केस में ये समझाया गया कि जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है ये थोड़ी सी क्या हो जाए? मॉडरेट हो जाए। मतलब पहले बहुत कम था तो अब इसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। ओके, तो अब ये ना तो बहुत ज़्यादा है ना वही बहुत कम, मतलब ये बैलेंस रहे, मॉडरेट।
मॉडरेट का मतलब जैसे मान लो कि अभी जो मौसम चल रहा है, गर्मी सीजन चल रहा है, अभी बारिश हो जा रही है, तो ठंडा और गर्मी दोनों का जो बैलेंस इन्वायरमेंट है वो आपका मॉडरेट टेम्परेचर कहलाता है। ओके, तो वैसे ही आप समझ लीजिए। जब ये सिचुएशन होगा तो उसमें होगा क्या कि कुछ करंट सप्लाई होगी और कुछ नहीं होगा। ओके, तो इसको बोला गया रेजिस्टर्स बोला गया। ओके, तीसरे केस में ये बोल दिया गया कि जब रेजिस्टिविटी की जो ये वैल्यू है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू, इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाए। जब इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होगी तो फिर ये करंट को क्या करेगा, सप्लाई नहीं करेगा, उसमें करंट सप्लाई होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि रबर, क्या रबर में करंट सप्लाई होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रबर की जो रेजिस्टिविटी होती है ये बहुत ही क्या होती है, हाई होती है। ओके, तो अब ये एक चीज़ मैं और आपको यहीं पे मैं बता देना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनकी रेजिस्टिविटी आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट्स है यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब देखिए ये कुछ मेटल्स ग्रुप है, ये कुछ एलॉय है और ये कुछ इंसुलेटर है। ओके, तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो क्या है, बहुत कम है। यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है वो मॉडरेट होती है, और यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी होती है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। ओके, तो अब देखो, तो जितने सारे हमारे मेटल हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, मरकरी, ये सारे ही हमारे क्या हैं, मेटल हैं। और इनकी रेजिस्टिविटी होती कितनी है, तो ये सारी वैल्यू है। तो इन सारी वैल्यू को आप देख लेना। इसके बाद ये एलॉय है। एलॉय में जैसे मैग्नीन हो गया। ओके, अब ये जो मैग्नीन होता है उसमें 84% कॉपर होता है, 12% मैग्नीन और 44% निकिल होता है। इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है ये, और ये आपके इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी ये। अब इस बात को बताने का लॉजिक क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। तो अब देखिए, फ्रॉम दिस टेबल इट इज़ क्लियर दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इज लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी किसकी इंक्रीज हो रही है, मेटल्स में रेजिस्टिविटी लो होती है, एलॉय की रेजिस्टिविटी लो, थोड़ा इससे ज़्यादा होती है, और इंसुलेटर का बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मेटल्स जो होता है मैक्सिमम करंट अप्लाई करता है, एलॉय इससे थोड़ा सा कम, और इंसुलेटर बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, सप्लाई करता ही नहीं है। ओके, तो अगर मान लीजिए माना जाए कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो क्या है, सिल्वर। ओके, तो अब यहीं पे बच्चों मैं आप आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके, और आप लोग इस लेक्चर को बहुत अच्छे से वॉच करके आप अपनी कॉपी में जितना सारी बातें मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप इसे अपनी कॉपी में नोट करते चले जाएंगे। ओके, और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किए हुए हैं, आपको ये सारी बातें अच्छी लग रही हैं, आप नए चैनल पे आए हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और दूसरी चीज़, आप वीडियो को स्किप करके ना देखा करिए। जो भी बातें मैं कुछ ओरली चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो उसको आप केयरफुली वॉच करिए, लिसन सुनिए। ओके, और सुनने के बाद जो भी आपको पॉइंट्स लगते हैं कि मुझे ये नोट करने चाहिए तो आप उसको अपनी कॉपी में अवश्य ही नोट कर लीजिए। ओके, इन्हीं सारी बातों के साथ आज का मैं लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।